नमस्कार साथियों, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कुंडली सीखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण विषय के बारे में। क्योंकि हमारी जो जन्म कुंडली है उसका जो मेन सार है वह होते हैं हमारे ग्रह, प्लेनेट, 9 ग्रह। यदि हम अपनी जन्म कुंडली में इन 9 के 9 ग्रहों की स्थितियों को जान जाएं कि कौन सा ग्रह हमारे लिए नुकसानदायक है और कौन सा ग्रह हमारे लिए लाभदायक है, हितकारी है, तो हम कुंडली में चुटकी में फलादेश कर सकते हैं, चुटकी में उसकी भविष्यवाणी कर सकते हैं। क्योंकि कुंडली में 12 भाव होते हैं और जो 12 भाव हैं वे हमारे संपूर्ण जीवन के बारे का प्रतिनिधित्व करते हैं। और इन 12 राशियों में, इन 12 भावों में ग्रह की शुभ और अशुभ स्थिति बैठ करके वह उस भाव के जो कारक हैं उनका ह्रास करते हैं या वृद्धि करते हैं। अब बात आती है कि हम कैसे जानें, क्योंकि हमने अक्सर ये सुना होगा कि कुछ तो पापक ग्रह होते हैं जैसे सूर्य, शनि, राहु, केतु और कृष्ण पक्ष का चंद्रमा, लेकिन कुछ शुभ ग्रह होते हैं जैसे गुरु बृहस्पति, शुक्र, बुध और शुक्ल पक्ष का चंद्रमा। अगर हम इसी स्थिति के आधार पर संपूर्ण जन्म कुंडली का विश्लेषण करने लगें तो हम कभी भी सही फलादेश पर पहुंच ही नहीं सकते, बल्कि बिल्कुल 100% यह भविष्यवाणी गलत साबित होगी। बेशक ये पापक ग्रह हैं, जो ये पापक ग्रह हैं जीवन में, इनको नाम से हम पापक ग्रह बोलते हैं क्योंकि यह कहीं ना कहीं क्रूर ग्रह होते हैं। लेकिन अगर ये शुभता पर आ जाएं, अपनी अच्छी स्थिति में आ जाएं, तो मेरे जातकों सबसे ज्यादा शुभ फल यही पापक ग्रह देते हैं। अब इनकी शुभता और अशुभता के क्या कारण हैं, आइए इसको हम विस्तार से जानते हैं। कुंडली को सबसे हम पहचानेंगे कि प्रथम भाव से लेकर 12वें भाव तक कौन कौन से भाव हैं, यह सभी आप जान चुके होते हैं। क्योंकि प्रथम भाव, लग्न का जो भाव होता है वह प्रथम भाव होता है और लग्न से चलते हुए प्रथम, द्वितीय, तृतीय, प्रत्यंतर 12वें भाव तक यह क्रम से भाव होते हैं। इसमें यदि षष्टम, अष्टम और द्वादश भाव के जो स्वामी ग्रह हैं उनको छोड़ करके बाकी सभी भावों के जो ग्रह स्वामी हैं वह लग्न से केंद्र में, यानी कि प्रथम, चतुर्थ, सप्तम और दसम भाव में आकर के बैठ जाएं तो यह हमेशा शुभ फल प्रदान करेंगे। यह हमेशा शुभ फल प्रदान करने वाले हैं, चाहे वो पापक ग्रह हो, चाहे वो शुभ ग्रह ही क्यों ना हो। जैसे मान के चलिए द्वितीय भाव, उस पर 4 नंबर लिखा हुआ है, यानी कर्क राशि का स्वामी होता है चंद्रमा, और यह चंद्रमा चतुर्थ भाव में आकर के बैठ जाए तो यह द्वितीय भाव में वृद्धि करेगा। द्वितीय भाव यानी कि धन भाव में वृद्धि करेगा, धन में वृद्धि करेगा, उसकी आवाज में बुलंदी उत्पन्न करेगा। और वहीं यह चतुर्थ भाव को भी वृद्धि प्रदान करेगा, यानी कि सुख भाव में, माता के भाव में, भूमि, भवन, वाहन के भाव में यह वृद्धि ही करने वाला है। वहीं यदि षष्टम, अष्टम और द्वादश भाव के जो स्वामी हैं वह कहीं भी जाकर के बैठ जाएं, वह उस भाव को अनिष्ट ही करने वाले हैं, उस भाव का ह्रास ही करने वाले हैं। जैसे यदि षष्टम भाव पर 5 नंबर लिखा हुआ है, यह होती है सिंह राशि और इसका स्वामी होता है सूर्य। अब यह सूर्य कहीं पर भी जाकर के बैठ जाए, या प्रथम भाव में बैठ जाए, द्वितीय भाव में बैठ जाए, चतुर्थ भाव में बैठ जाए, पंचम भाव में बैठ जाए, यह उस भाव में हानि ही करेगा। यदि यही पंचम भाव में जाकर के बैठ जाए तो पुत्र को दुख प्रदान करेगा, यानी कि उस जातक के पुत्र बहुत दिक्कत में, परेशानी में रहेंगे। अब हम बात करते हैं यदि षष्टम, अष्टम और द्वादश भाव में पापक ग्रह आकर के बैठ जाएं, यदि षष्टम, अष्टम और द्वादश भाव में पापक ग्रह आकर के बैठ जाएं तो यह शुभ फल प्रदान करते हैं। वहीं यदि षष्टम, अष्टम और द्वादश भाव में शुभ ग्रह आकर के बैठ जाएं तो यह अशुभ फल प्रदान करेंगे, यानी इन भावों में ह्रास करेंगे। वो कैसे? क्योंकि षष्टम भाव जो होता है वह हमारे रोग, रिपु, ऋण का होता है, दुश्मनों का होता है। अगर यहां पर शुभ
ग्रह आकर के बैठ जाए तो वह इनमें वृद्धि करने लगे तो हमारे रोगों में वृद्धि हो जाएगी, हमारे दुश्मनों में वृद्धि हो जाएगी, हमारे ऋण में वृद्धि हो जाएगी, तो ये हमारे लिए हानिकारक होंगे। वहीं अगर इनमें पापक ग्रह आकर के बैठ जाएं, क्योंकि पापक ग्रह भाव का ह्रास करते हैं, तो क्या होगा, रोगों में ह्रास होगा, हमारे दुश्मनों में कमी आएगी और हमारे जो ये कर्जे हैं उनमें भी कमी आएगी। इसलिए यवनाचार्य का मत है कि यदि षष्टम और अष्टम और द्वादश भाव में क्रूर ग्रह ही आकर के बैठ जाएं तो यह उतने ही शुभ फलकारी साबित होते हैं। अब हम बात करते हैं, यदि केंद्र के स्वामी प्रथम भाव, चतुर्थ भाव, सप्तम भाव और दसम भाव के स्वामी कोई पापक ग्रह है और वह लग्न में, त्रिकोण में या केंद्र भाव में आकर के बैठ जाए तो इससे अच्छा कुछ भी नहीं है, यानी कि वह कुंडली सबसे मजबूत स्थिति की मानी जाएगी। यदि केंद्र भाव के स्वामी क्रूर ग्रह हैं तो वह कुंडली बहुत मजबूत है और वह षष्टम, अष्टम और द्वादश भाव को छोड़ करके कहीं पर भी जाकर के बैठ जाएं, वह उसमें बहुत ही अच्छे प्रकार से वृद्धि करने वाले हैं। वहीं दूसरी ओर यदि केंद्र भाव के स्वामी शुभ ग्रह हों और यह 12 भावों में कहीं पर भी जाकर के बैठ जाएं तो वह उस भाव का ह्रास ही करेंगे, उसमें कमी ही लाएंगे। मान करके चलिए कि दसम भाव पर 9 नंबर लिखा हुआ है, यानी कि वह धनु राशि है और धनु राशि का स्वामी गुरु बृहस्पति होता है। अब यह गुरु बृहस्पति कहीं पर भी जाकर के बैठ जाए तो वह उस भाव में हानि ही करने वाला है। अब हम बात करते हैं कि षष्टम, अष्टम और द्वादश भाव के स्वामियों को छोड़कर और किसी भाव का स्वामी यदि तृतीय भाव में जाकर के बैठ जाए तो तृतीय भाव के जो हमारे फल हैं उनमें वृद्धि होती है। इसी प्रकार से यदि एकादश भाव में पापक ग्रह जाकर के बैठ जाएं तो इन भावों में वृद्धि होती है, यानी कि जो धन का जो आगमन है वह हमेशा बना ही रहता है। अब बात आती है कि षष्टम, अष्टम और द्वादश भाव में कौन से ग्रह हों, तो मैंने पहले बताया कि षष्टम, अष्टम और द्वादश भाव में क्रूर ग्रह हों और वह यदि अपनी ही राशि में हों तो इससे शुभकारी कुछ भी नहीं है। और दूसरा, यदि इन भावों में कोई ग्रह ही नहीं है तो भी इससे अच्छा कुछ नहीं है, यानी कि षष्टम, अष्टम और द्वादश भाव यदि रिक्त हैं तो वह कुंडली अच्छी मानी जाएगी। यदि इनमें स्वराशि के ग्रह हैं, वो भी पापक ग्रह हैं, तो भी कुंडली अच्छी मानी जाएगी। अब हम बात करते हैं कि कुंडली में ये जो भाव हैं प्रथम से लेकर के द्वादश भाव तक, इन भावों के जो राशि स्वामी हैं उनकी स्थिति के आधार पर भी हम भावों के बलाबल की घोषणा करते हैं या विचार करते हैं। जैसे यदि किसी भाव का स्वामी अपनी ही राशि में स्थित है और वह अपनी मूल त्रिकोण राशि में स्थित है या वह अपने मित्र ग्रह की राशि में स्थित है तो वह जो ग्रह है वह अच्छा फल प्रदान करेगा, यह हम सभी जानते हैं, यह बात बिल्कुल सत्य है। जैसे यदि शनि अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में आकर के बैठ जाए, कहीं पर भी जाकर के बैठ जाए, वह लगभग शुभ ही फल प्रदान करेगा। अब हम बात करते हैं ग्रहों के अगले और पिछले भाव में क्या है। जैसे अगर हम बात करें चंद्रमा की, यदि चंद्रमा से अगला भाव और पिछले भाव में कोई ग्रह नहीं है तो चंद्रमा के बल में कमी आ जाएगी, यानी कि चंद्रमा कितना भी अच्छा क्यों ना हो वह अच्छा फल कभी भी प्रदान नहीं करेगा। यह जो नियम है आगे और पीछे वाले यूं तो सभी ग्रहों पर लागू होते हैं, लेकिन ज्यादातर यह जो फल लागू होता है वह सूर्य और चंद्रमा पर लागू होता है, और चंद्रमा पर और भी ज्यादा। यदि चंद्रमा के आगे और पीछे कोई ग्रह नहीं है
तो यह केमद्रुम नाम का एक दुर्योग बन जाता है, जिससे जातक की कुंडली में कभी भी धन संचय नहीं होता, कितना भी धन कमा ले उसको हमेशा कभी ना कभी गरीबी रेखा में गुजरना ही पड़ता है, उसको हमेशा पैसे की तंगी देखनी ही पड़ती है। तो इसलिए चंद्र की जो स्थिति है, चंद्रमा की जो स्थिति को देखने के लिए हम देखेंगे कि उसके अगले भाव में और पिछले भाव में कोई ग्रह है या नहीं है। और हां, यदि चंद्रमा से पिछले और अगले भाव में सूर्य है तो उसको नहीं गिना जाएगा, राहु और केतु को भी नहीं गिना जाएगा। और वहीं यदि सूर्य पर, चंद्रमा पर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि भी हो जाए तो यह केमद्रुम नाम का जो दुर्योग है ये खत्म हो जाता है। यानी कि चंद्रमा, हम सभी जानते हैं, यह एक वैज्ञानिक कारण है कि चंद्रमा का अपना स्वयं का प्रकाश नहीं होता, बल्कि वह सूर्य के प्रकाश से चमकता है। इसलिए चंद्रमा को बल देने के लिए किसी दूसरे ग्रह की अत्यंत आवश्यकता होती है। तो इसलिए अब हम अपने शुभ और अशुभ ग्रहों को कुंडली में देख सकते हैं और शुभ और अशुभता के आधार पर ही हम उस ग्रह से संबंधित भाव का जो फल है उसकी घोषणा करते चले जाते हैं और हम कुंडली का सही फलादेश निकाल करके लाते हैं। हालांकि कुंडली के फलादेश के लिए और भी कई बातें देखनी होती हैं, दृष्टि देखनी होती है, उसका बल देखना होता है, और भी बहुत कई बातें हैं। लेकिन कुंडली का जो पहला स्टेप है, पहली जो सीढ़ी है, वो यही है कि किसी ग्रह को कैसे पहचानें कि वह शुभता में है या अशुभता में। नमस्कार मित्रों।